26 नवंबर 2008 रात के करीब 9:45। मुंबई की सड़कों पर हमेशा की तरह भीड़ थी। कोई ऑफिस से घर लौट रहा था, कोई दोस्तों के साथ डिनर पर जा रहा था और कोई बस अपनी जिंदगी के अगले दिन के सपने देख रहा था। लेकिन उसी वक्त अरब सागर के बीचों बीच एक छोटी सी बोट में बैठे कुछ लोग चुपचाप मुंबई की तरफ बढ़ रहे थे। उनके चेहरों पर कोई डर नहीं था, ना कोई जल्दबाजी, ना कोई घबराहट, बस एक अजीब सी खामोशी। और फिर उनमें से एक ने अपने बैग से एक सैटेलाइट फोन निकाला और पाकिस्तान में बैठे एक आदमी से कहा, हम पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ से जवाब आया, याद रखना, दुनिया को आज रात हिंदुस्तान की ताकत नहीं, उसकी बेबसी दिखनी चाहिए। उसके बाद जो हुआ उसने सिर्फ मुंबई को नहीं, पूरे भारत को हिला दिया। गोलियों की आवाज, जलती हुई इमारतें, चीखते हुए लोग और टीवी पर लाइव चलता एक ऐसा हमला जिसे पूरी दुनिया देख रही थी। लेकिन इस कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा ये नहीं था। असल रहस्य उस हमले के कई साल बाद शुरू हुआ, जब भारत ने बिना शोर मचाए, बिना किसी आधिकारिक घोषणा के एक ऐसा खेल खेलना शुरू किया जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा साइलेंट रिवेंज जिसमें ना कोई युद्ध ऑफिशियली घोषित हुआ, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन धीरे धीरे 26/11 के पीछे छिपे कई चेहरे एक एक करके गायब होने लगे। कुछ मारे गए, कुछ रहस्यमयी परिस्थितियों में खत्म हो गए और कुछ आज भी डर के साए में जी रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या फिर भारत ने सच में एक ऐसा जवाब दिया जो दुनिया की नजरों से छिपा रहा? आज की इस कहानी में हम सिर्फ 26/11 के हमले की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस खामोश बदले की जिसके बारे में आधिकारिक तौर पर शायद कभी कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जिसके निशान आज भी मौजूद हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे लड़के से जो उस रात मरने आया था लेकिन जिंदा पकड़ लिया गया। उसका नाम था अजमल कसाब और शायद उसे खुद भी नहीं पता था कि उसका जिंदा पकड़ा जाना आने वाले कई सालों तक पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनने वाला है। 26 नवंबर 2008 पाकिस्तान के कराची से निकली एक बोट धीरे धीरे भारतीय समुद्री सीमा की तरफ बढ़ रही थी। उस बोट में बैठे थे 10 आतंकवादी। उनके पास AK-47 राइफल्स थीं, ग्रेनेड्स थे, सैटेलाइट फोन्स थी और सबसे खतरनाक चीज, एक ऐसा प्लान जिसे महीनों तक तैयार किया गया था। यह कोई आम आतंकी हमला नहीं था, ये एक केयरफुली डिजाइंड ऑपरेशन था जिसका मकसद सिर्फ लोगों को मारना नहीं बल्कि भारत की इंटरनेशनल इमेज को तोड़ना था। इन आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी गई थी पाकिस्तान में। उनके हैंडलर्स लगातार उन्हें निर्देश दे रहे थे, किस होटल में जाना है, किसे मारना है, कब आग लगानी है, सब कुछ पहले से तय था। रास्ते में उन्होंने एक भारतीय फिशिंग बोट कुबेर को हाईजैक किया, उसके क्रू को मार दिया गया और फिर उसी बोट के जरिए वो मुंबई के करीब पहुंचे। रात करीब 8 बजे मुंबई के कुलाबा एरिया के पास ये लोग अलग अलग ग्रुप्स में बट गए। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि अगले 60 घंटों में भारत का सबसे बड़ा आतंकी हमला शुरू होने वाला है। पहला हमला हुआ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर। लोग प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, कोई ट्रेन पकड़ रहा था, कोई अपने परिवार से बात कर रहा था। तभी अचानक AK-47 की गोलियां चलनी शुरू हो गईं। कुछ ही सेकंड में पूरा स्टेशन चीखों से भर गया। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है 2 लड़के, पीठ पर बैग्स, हाथों में राइफल्स और चेहरों पर बिल्कुल भी डर नहीं। उनमें से एक था अजमल कसाब। उस रात CST पर दर्जनों लोग मारे गए, लेकिन हमला यहीं नहीं रुका। उसी समय दूसरे आतंकवादी पहुंच चुके थे, ताजमहल पैलेस होटल और दी ओबरॉय मुंबई। वहां फॉरेन गेस्ट्स मौजूद थे, बिजनेसमैन थे, फैमिलीज थीं और अचानक पूरा माहौल युद्ध के मैदान में बदल गया। ताज होटल में आग लग गई। लोग खिड़कियों से मदद के लिए चिल्ला रहे थे, टीवी चैनल लाइव दिखा रहे थे। पूरा देश हेल्पलेस होकर यह सब देख रहा था। लेकिन इसी केओस के बीच एक और जगह पर हमला हुआ, नारीमन हाउस, जहां जूइश फैमिलीज को निशाना बनाया गया। अब यह साफ हो चुका था, यह हमला सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मैसेज देने के लिए किया गया था। मुंबई पुलिस शुरुआत में पूरी तरह तैयार नहीं थी। कई पुलिसकर्मी पुराने हथियारों के साथ लड़ रहे थे, लेकिन फिर एक नाम सामने आया, हेमंत कारकरे,
एटीएस चीफ हेमंत कारकरे। उन्होंने अपने साथियों के साथ आतंकवादियों का सामना किया, लेकिन उसी दौरान उनकी गाड़ी पर गोलियों की बौछार हुई और वो शहीद हो गए। उनके साथ अशोक कामटे और विजय सालस्कर भी मारे गए। पूरा देश सदमे में था। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी कहानी बदल दी। सीएसटी से हमला करने के बाद कसाब और उसका साथी एक कार हाईजैक करके भाग रहे थे। मुंबई पुलिस उनका पीछा कर रही थी। गिरगांव चौपाटी के पास पुलिस ने बैरिकेड लगाया और वहीं एक पुलिसकर्मी ने ऐसा साहस दिखाया जिसे आज भी भारत याद करता है। उनका नाम था तुकाराम ओंबले। कसाब ने AK-47 से गोलियां चलाईं, लेकिन तुकाराम ओंबले बिना अपनी जान की परवाह किए सीधे उस पर टूट पड़े। गोलियां उनके शरीर में लगती रहीं, लेकिन उन्होंने कसाब की राइफल नहीं छोड़ी और आखिरकार अजमल कसाब जिंदा पकड़ लिया गया। यही वो पल था जिसने पाकिस्तान की पूरी नैरेटिव को तोड़ दिया, क्योंकि अब भारत के पास सिर्फ आरोप नहीं थे, उसके पास सबूत था, एक जिंदा आतंकवादी। कसाब ने पूछताछ में बताया वो पाकिस्तान के फरीदकोट का रहने वाला है। उसे ट्रेनिंग दी गई थी, उसके हैंडलर्स पाकिस्तान में बैठे थे। उसने उन कैंप्स के बारे में बताया जहां आतंकवादियों को तैयार किया गया। उसने ये भी बताया कि अटैक के दौरान उन्हें लगातार इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी। भारतीय एजेंसीज ने सैटेलाइट फोन रिकॉर्ड्स निकाले, वॉइस इंटरसेप्ट्स मिले, जीपीएस डेटा मिला और धीरे धीरे पूरा नेटवर्क सामने आने लगा। एक नाम बार बार सामने आ रहा था, लश्कर-ए तैयबा, और उसके साथ जुड़ा एक और नाम, हाफिज सईद। भारत ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया, दुनिया भर में एविडेंस शेयर किया गया। अमेरिका की एजेंसीज भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल हुई। एक पाकिस्तानी अमेरिकन टेररिस्ट डेविड हेडली का नाम सामने आया, जिसने मुंबई की रेकी की थी। उसने होटल्स की वीडियोस बनाई थी, रूट्स मैप किए थे और अटैक प्लानिंग में मदद की थी। अब पूरी दुनिया समझ चुकी थी कि यह हमला अचानक नहीं हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भारत के लोगों के मन में एक सवाल जल रहा था, क्या बस इतना ही? क्या इतने बड़े हमले के बाद भारत सिर्फ फाइल्स और डिप्लोमेसी तक सीमित रहेगा? क्योंकि टीवी डिबेट्स में गुस्सा था, लोगों में डर था और हर कोई जवाब चाहता था। लेकिन भारत ने पब्लिकली ज्यादा कुछ नहीं कहा। ना कोई बड़ी मिलिट्री एक्शन हुई, ना कोई ऑफिशियल रिवेंज ऑपरेशन अनाउंस हुआ। कम से कम दुनिया को यही दिखा। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि अगले कुछ सालों में 26/11 से जुड़े कई लोग अजीब परिस्थितियों में मरने लगे। कुछ पर अटैक्स हुए, कुछ मिस्टीरियसली गायब हो गए और कुछ अचानक साइलेंस में चले गए। कई इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाए, क्या भारत क्वाइटली अपना हिसाब बराबर कर रहा है या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस था? और फिर 2012 में एक ऐसी घटना हुई जिसने इस शक को और गहरा कर दिया। अजमल कसाब, जिसे पूरी दुनिया देख चुकी थी, जिसकी सिक्योरिटी इम्पॉसिबल मानी जाती थी, उसे अचानक एक सुबह चुपचाप फांसी दे दी गई। ना कोई मीडिया लीक, ना कोई पब्लिक ड्रामा, सब कुछ इतना सीक्रेटली हुआ कि पाकिस्तान को भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बाद में मिली। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, कसाब की एग्जीक्यूशन के कुछ समय बाद 26/11 से जुड़े कई और नाम अचानक हेडलाइंस में आने लगे और उनमें से एक नाम था वो आदमी जिसे 26/11 का मास्टरमाइंड कहा जाता था। लेकिन उसके साथ जो होने वाला था उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि एक दिन पाकिस्तान की सड़कों पर अचानक गोलियों की आवाज गूंजी और फिर एक ऐसा चैप्टर शुरू हुआ जिसे कुछ लोग कहते हैं इंडिया साइलेंट रिवेंज और कुछ लोग सिर्फ एक रहस्य। अजमल कसाब को फांसी दिए जाने के बाद भारत में एक अजीब सी खामोशी थी। ना कोई जश्न, ना कोई राजनीतिक भाषण, बस लोगों के मन में एक सवाल, क्या यही अंत था? क्योंकि 26/11 सिर्फ एक हमला नहीं था, वो भारत के आत्मसम्मान पर हमला था। और शायद इसी वजह से कसाब की फांसी के बाद भी लोगों के भीतर का गुस्सा शांत नहीं हुआ। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी जिन्होंने इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान में 26/11 से जुड़े कई लोग एक एक करके निशाना बनने लगे और सबसे हैरानी की बात, कहीं भी ऑफिशियली भारत का नाम नहीं था। कोई क्लेम नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन पैटर्न बहुत अजीब था। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे आदमी से जो शायद 26/11 के सबसे अहम चेहरों में से एक था।
उसका नाम था ज़कीउर रहमान लखवी। 26/11 के बाद जब पूरी दुनिया पाकिस्तान पर दबाव बना रही थी, तब पाकिस्तान ने दिखावे के लिए कुछ अरेस्ट्स किए। उनमें सबसे बड़ा नाम था लखवी। भारत का आरोप था कि वही 26/11 अटैक्स का ऑपरेशनल मास्टरमाइंड था। कहा जाता है कि अटैक के दौरान कराची से जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे, उनमें लखवी शामिल था। उसकी आवाज इंटरसेप्ट्स में सुनाई देती थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत को और गुस्सा दिलाया। पाकिस्तान में लखवी जेल में था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी जिंदगी किसी वीआईपी से कम नहीं थी। कहा गया कि जेल में उसे मोबाइल फोन की सुविधा थी, विजिटर्स फ्रीली आते थे और यहां तक कि उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जाते थे। भारत बार बार एविडेंस दे रहा था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हर बार वही जवाब, हमें और सबूत चाहिए। धीरे धीरे भारत को समझ आने लगा था कि डिप्लोमेटिक प्रेशर से शायद कुछ नहीं होने वाला, और शायद यहीं से शुरू हुई एक नई स्ट्रैटेजी, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसके बारे में ऑफिशियली कभी कुछ नहीं कहा गया, लेकिन इंटेलिजेंस वर्ल्ड में लोग धीरे धीरे एक शब्द इस्तेमाल करने लगे, लॉन्ग गेम, यानी धीरे धीरे बिना शोर के हिसाब बराबर करना। 2011 एक शॉकिंग खबर आई, उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा गया। पूरी दुनिया स्टंट थी, क्योंकि दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी के पास रह रहा था। लेकिन भारत के इंटेलिजेंस सर्कल्स में इस ऑपरेशन को एक और नजरिए से देखा गया, क्योंकि इससे एक बात साफ हो गई, अगर अमेरिका पाकिस्तान के अंदर जाकर ऑपरेशन कर सकता है तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। और शायद यहीं से साउथ एशिया की इंटेलिजेंस पॉलिटिक्स और भी डेंजरस हो गई। उधर भारत में एजेंसीज क्वाइटली अपना नेटवर्क मजबूत कर रही थीं, कोस्टल सिक्योरिटी बढ़ाई गई, एनएसजी रिस्पॉन्स सिस्टम बदला गया, इंटेलिजेंस शेयरिंग इंप्रूव हुई। लेकिन पब्लिक के सामने ये सिर्फ सिक्योरिटी रिफॉर्म्स लग रहे थे, असल खेल पर्दे के पीछे चल रहा था। इसी बीच एक और नाम हेडलाइंस में आने लगा, डेविड हेडली। हेडली ने अमेरिकी एजेंसीज को जो बयान दिए, उन्होंने पूरी कहानी को और गहरा कर दिया। उसने बताया कैसे उसने कई बार इंडिया आकर ताज होटल, ओबरॉय और दूसरे टारगेट्स की वीडियो बनाई, कैसे अटैक प्लानिंग महीनों चली और कैसे पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स पूरी ऑपरेशन कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग बात यह थी, उसने कहा कि फ्यूचर अटैक्स की प्लानिंग भी हो रही थी, यानी 26/11 आखिरी हमला नहीं होना था। भारत के लिए यह वार्निंग थी, और शायद यही वो समय था जब एजेंसीज ने तय किया, अब सिर्फ डिफेंस नहीं, ऑफेंस भी होगा। लेकिन यह ऑफेंस ऐसा नहीं था जो टीवी कैमरास पर दिखे। ये शैडो वॉर थी, खामोश, अदृश्य और डेंजरस। 2013 पाकिस्तान में एक नाम अचानक खबरों में आया, वलीउर रहमान ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया। ऑफिशियली ये अमेरिकन ऑपरेशन था, लेकिन साउथ एशिया के कई एनालिस्ट ने ध्यान दिया कि आतंकवादी नेटवर्क्स के अंदर अब पैरानोया बढ़ रही थी। हर कोई सस्पिशियस था। कौन इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है, कौन एजेंसीज के संपर्क में है, कौन अगला टारगेट बनेगा। धीरे धीरे पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स के भीतर ट्रस्ट टूटने लगा, और इसी दौरान भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में विस्पर्स बढ़ने लगी। कुछ फॉर्मर ऑफिसर्स इंटरव्यूज में इशारे देने लगी कि मॉडर्न वॉरफेयर सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं लड़ी जाती। इंफॉर्मेशन ट्रैकिंग, फाइनेंशियल डिस्ट्रप्शन, कोवर्ट नेटवर्क्स, ये सब नए हथियार हैं। लेकिन कोई खुलकर कुछ नहीं कहता था। फिर आया साल 2015 और एक ऐसा अटैक हुआ जिसने भारत को फिर से हिला दिया। 2015 गुरदासपुर अटैक, उसके बाद 2016 पठानकोट अटैक, और फिर 2016 उरी अटैक। अब भारत में माहौल बदल चुका था। लोग ओपनली जवाब मांग रहे थे, और इस बार भारत ने वो किया जो पहले रेयरली ओपनली स्वीकार किया जाता था। उरी अटैक के बाद भारत ने अनाउंस किया 2016 इंडियन सर्जिकल स्ट्राइक्स। इंडियन आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके टेरर लॉन्च पैड्स पर हमला किया। यह पहली बार था जब भारत ने पब्लिकली क्रॉस बॉर्डर मिलिट्री एक्शन स्वीकार किया। पूरे साउथ एशिया में शॉक था, लेकिन कई एक्सपर्ट्स ने कहा यह कहानी की शुरुआत नहीं बल्कि पब्लिक रिवील था, क्योंकि उनका मानना था कि कोवर्ट एक्शंस तो शायद पहले से चल रहे थे, बस अब
इंडिया ओपनली असर्टिव हो चुका था। इसी दौरान पाकिस्तान में 26/11 से जुड़े कुछ लोगों की सिक्योरिटी अचानक बढ़ा दी गई। कुछ ने पब्लिक अपीयरेंसेस कम कर दी, कुछ हेवीली गार्डेड रहने लगे। क्यों? इसका कोई ऑफिशियल जवाब नहीं था, लेकिन फियर साफ दिखाई दे रहा था। फिर 2019 पुलवामा अटैक। 40 से ज्यादा भारतीय जवान शहीद हुए। पूरा देश गुस्से में था और इस बार भारत ने और बड़ा कदम उठाया। 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान की बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। यह सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये एक मैसेज था कि अब इंडिया रिटेलिएशन को ओपनली यूज करेगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात इसके बाद शुरू हुई, क्योंकि बालाकोट के बाद पाकिस्तान बेस्ड कई टेरर लिंक्ड फिगर्स अचानक लो प्रोफाइल हो गए। कुछ पब्लिक इवेंट्स कैंसिल करने लगे, कुछ ने मूवमेंट कम कर दिया। और फिर 2021 से एक बेहद रहस्यमयी सिलसिला शुरू हुआ। पाकिस्तान में एक एक करके कई वांटेड टेररिस्ट्स मारे जाने लगे। किसी को बाइक राइडर्स ने गोली मारी, किसी पर अननोन अटैकर्स ने हमला किया, कोई अपने घर के बाहर डेड मिला। और शॉकिंग बात, इनमें कई नाम इंडिया की वांटेड लिस्ट में थे। कुछ एक्सपर्ट्स ने इसे गैंग राइवलरी कहा, कुछ ने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन सोशल मीडिया और इंटेलिजेंस सर्कल्स में एक अलग थ्योरी घूम रही थी। क्या ये इंडिया का साइलेंट कैंपेन है? ऑफिशियली भारत ने कभी कुछ स्वीकार नहीं किया, लेकिन घटनाएं लगातार होती रहीं। 2023 में एक बड़ा नाम फिर हेडलाइंस में आया, रियाज बसरा। उससे जुड़े पुराने नेटवर्क्स फिर चर्चा में आए। इसी दौरान कई जर्नलिस्ट्स ने रिपोर्ट्स लिखी कि पाकिस्तान बेस्ड टेरर इकोसिस्टम के अंदर पैनिक बढ़ रहा है। कहा जाने लगा अब कोई सेफ नहीं है। लेकिन इस पूरे खेल का सबसे मिस्टीरियस हिस्सा अभी बाकी था, क्योंकि 26/11 के मास्टरमाइंड माने जाने वाले कुछ चेहरे अब भी खुले घूम रहे थे। उनमें सबसे बड़ा नाम हाफिज सईद। लेकिन अचानक उसकी पब्लिक अपीयरेंसेस बेहद कम हो गई, सिक्योरिटी लेयर्स बढ़ गई, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो गया। और फिर एक और नाम सामने आया, साजिद मीर। वही आदमी जिसे कई एजेंसीज 26/11 प्लानिंग से जोड़ती थी। एक समय पाकिस्तान कहता था हमें नहीं पता वो कहां है, फिर अचानक खबर आई वो कस्टडी में है। दुनिया हैरान थी, आखिर अचानक ऐसा क्या बदल गया? क्या इंटरनेशनल प्रेशर या कुछ और? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी दौरान एक रिटायर्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर ने ऑफ रिकॉर्ड एक लाइन कही जिसने पूरे साउथ एशिया में हलचल मचा दी। उसने कहा, कुछ जवाब हेडलाइंस में नहीं दिए जाते, इतिहास में दिए जाते हैं। और शायद यही लाइन इंडिया साइलेंट रिवेंज की सबसे बड़ी पहचान बन गई। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी था। क्या सच में इंडिया सीक्रेटली ये सब कर रहा था? अगर हां, तो कैसे? कौन लोग थे इस शैडो वॉर के पीछे? और क्या ये ऑपरेशंस आज भी जारी हैं? क्योंकि अगली कहानी में हम बात करेंगे उन मिस्टीरियस किलिंग्स की जिन्होंने पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क्स को हिला दिया। कुछ लोग सड़क पर मारे गए, कुछ मस्जिदों के बाहर, और कुछ ऐसे गायब हुए जिनका आज तक कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, इनमें से कई नाम 26/11 से जुड़े हुए थे। और तभी साउथ एशिया की शैडो वॉर पहली बार दुनिया की नजरों में आने लगी। 2023 पाकिस्तान के शहरों में एक अजीब डर फैल चुका था। कुछ लोग अपनी गाड़ियों के रूट्स रोज बदल रहे थे, कुछ पब्लिक इवेंट्स अवॉइड कर रहे थे, और कुछ ने तो अपने घरों के बाहर आर्म्ड गार्ड्स तक बढ़ा दिए थे। लेकिन सबसे ज्यादा डर उन लोगों में था जिनके नाम कभी इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल रहे थे, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में एक पैटर्न साफ दिखाई देने लगा था। ऐसे लोग जो कभी ओपनली स्पीचेस देते थे, जो कभी कैमरास के सामने भारत को धमकियां देते थे, अब या तो चुप थे या फिर अचानक मारे जा रहे थे। और सबसे शॉकिंग बात, कहीं भी ऑफिशियली कोई जिम्मेदारी नहीं ली जा रही थी, ना इंडिया, ना पाकिस्तान, ना कोई टेरर ग्रुप, बस एक के बाद एक मौतें। और इसी वजह से साउथ एशिया में एक शब्द तेजी से फैलने लगा, अननोन गनमैन। लेकिन क्या ये सच में अननोन थे या फिर किसी बहुत बड़ी कोवर्ट गेम के हिस्से थे? इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे आदमी से जिसका नाम इंडिया की इंटेलिजेंस फाइल्स में सालों से मौजूद था, अब्दुल रहमान मक्की।
मक्की, जो लश्कर-ए तैयबा की टॉप लीडरशिप में माना जाता था, उस पर आरोप था कि उसने रिक्रूटमेंट, फंडिंग और रेडिकलाइजेशन में बड़ी भूमिका निभाई। भारत उसे लंबे समय से वांटेड मानता था, लेकिन पाकिस्तान में वो सालों तक ओपनली घूमता रहा। फिर अचानक उसकी एक्टिविटीज कम होने लगी, पब्लिक अपीयरेंसेस रेयर हो गई, और ये सिर्फ उसके साथ नहीं हो रहा था। एक और नाम, मसूद अजहर, जिसे इंडिया कई बड़े अटैक से जोड़ता रहा, वो भी अचानक पब्लिक से गायब होने लगा। रिपोर्ट्स आने लगी, वो सिख है, वो हिडन लोकेशन पर है, वो ट्रैवल नहीं कर रहा, लेकिन असली वजह कोई नहीं जानता था। क्या ये इंटरनेशनल प्रेशर था या फियर? फिर 2024 के आसपास पाकिस्तान में लगातार कुछ टारगेटेड किलिंग्स हुई। कुछ विक्टिम्स ऐसे थे जिनके बारे में इंडियन मीडिया सालों से रिपोर्ट करता आया था। किसी को मॉस्क के बाहर गोली मारी गई, किसी को मॉर्निंग वॉक के दौरान, और कुछ अटैक्स इतने प्रोफेशनल थे कि लोकल पुलिस भी कंफ्यूज हो गई। अटैकर्स आते, फ्यू सेकंड्स में काम खत्म करते और गायब हो जाते। ना सीसीटीवी में साफ चेहरे, ना कोई क्लियर ट्रेल। और यहीं से इंडिया साइलेंट रिवेंज वाली थ्योरी और मजबूत होने लगी। हालांकि इस बात का कोई ऑफिशियल प्रूफ कभी सामने नहीं आया, लेकिन कई फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने इंटरव्यूज में इनडायरेक्ट बातें कही। उन्होंने कहा, मॉडर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करती, वे थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज भी करती हैं। और ये सिर्फ इंडिया नहीं, दुनिया के कई देश करते हैं। अमेरिका, इजराइल, रशिया, हर कंट्री कोवर्ट ऑपरेशंस का इस्तेमाल करती है। लेकिन साउथ एशिया में ये खेल हमेशा शैडोज में खेला गया। इसी दौरान कुछ वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स ने रिपोर्ट्स पब्लिश की, जिनमें दावा किया गया कि पाकिस्तान बेस्ड टेरर फिगर्स अनयूजुअली हाई अलर्ट पर हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि कई टेरर लिंक्ड इंडिविजुअल्स अब स्मार्टफोन्स अवॉइड कर रहे हैं, रूट्स कॉन्स्टेंटली बदल रहे हैं और अननोन नंबर से आने वाली कॉल्स तक नहीं उठा रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि कोई उन्हें ट्रैक कर रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे मिस्टीरियस हिस्सा अभी बाकी था, क्योंकि 26/11 अटैक्स का एक और अहम नाम धीरे धीरे फिर हेडलाइंस में आने लगा, साजिद मीर। साजिद मीर, जिसे अमेरिका और भारत दोनों लंबे समय से वांटेड मानते थे। एक समय पाकिस्तान कहता था वो मौजूद ही नहीं है, फिर कहा गया वो मर चुका है, लेकिन बाद में अचानक रिपोर्ट्स आई वो जिंदा है और कस्टडी में है। पूरी दुनिया हैरान थी, आखिर अचानक ये चेंज क्यों? कई एनालिस्ट्स का मानना था कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल प्रेशर, विशेषकर एफएटीएफ प्रेशर, पाकिस्तान को मजबूर कर रहा था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ लगातार पाकिस्तान पर प्रेशर डाल रहा था कि टेरर फाइनेंसिंग और टेरर ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई करो, और शायद इसी वजह से पाकिस्तान को कुछ कदम उठाने पड़े। लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या ये सब सिर्फ इंटरनेशनल प्रेशर था या ग्राउंड पर कुछ और भी हो रहा था? इसी दौरान भारत की इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज तेजी से मॉडर्नाइज हो रही थी। सैटेलाइट सर्वेलेंस, साइबर ट्रैकिंग, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, डीप डेटा मॉनिटरिंग। अब वॉरफेयर सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं लड़ी जा रही थी, अब लड़ाई इंफॉर्मेशन की थी। और इस इनविजिबल वॉर में जिसके पास बेहतर इंटेलिजेंस थी, वो ज्यादा ताकतवर था। फॉर्मर रॉ ऑफिसर्स कई इंटरव्यूज में एक बात बार बार कहते हैं, सबसे सफल ऑपरेशन वही होता है जिसके बारे में कभी ऑफिशियली पता ना चले। और शायद यही वजह है कि 26/11 के बाद की कई घटनाएं आज भी मिस्ट्री बनी हुई हैं। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें एक और चीज समझनी होगी। 26/11 ने सिर्फ इंडिया को नहीं बदला, उसने पूरी इंडियन सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन बदल दी। उस हमले के बाद इंडिया ने कई बड़े बदलाव किए। कोस्टल रेडार सिस्टम्स बढ़ाए गए, मरीन पुलिस मजबूत की गई, एनएसजी हब्स अलग अलग सिटीज में बनाए गए, इंटेलिजेंस एजेंसीज के कोऑर्डिनेशन में सुधार हुआ, और सबसे बड़ा बदलाव माइंडसेट में आया। अब इंडिया सिर्फ रिएक्ट नहीं करना चाहता था, वो प्रिवेंट करना चाहता था, और अगर जरूरत पड़े तो प्रोएक्टिवली स्ट्राइक भी। यही माइंडसेट आगे चलकर सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट एयर स्ट्राइक और कोवर्ट डिटेरेंस थ्योरीज में दिखाई दिया। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि इंडिया ऑफिशियली असैसिनेशंस कर रहा था? इसका जवाब आज भी पब्लिकली नहीं है। कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन कभी नहीं दी गई और शायद कभी दी भी नहीं जाएगी, क्योंकि इंटेलिजेंस वर्ल्ड में साइलेंस ही सबसे बड़ा हथियार होता है। लेकिन एक बात अनडिनाइबल है, 26/11 के बाद पाकिस्तान बेस्ड टेरर इकोसिस्टम में फियर बढ़ा, मूवमेंट बदली, सिक्योरिटी बढ़ी, ट्रस्ट टूटा और कई लोग सडनली डिसअपीयर हो गए। कुछ एनालिस्ट्स कहते हैं ये इंटरनल गैंग वॉर्स थे, कुछ कहते हैं ये जियोपॉलिटिकल गेम्स थे, और कुछ
इसे इंडिया की लॉन्ग टर्म कोवर्ट रिटेलिएशन मानते हैं, लेकिन शायद सच्चाई इन सब के बीच कहीं छिपी है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा है, क्योंकि कई बार इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयां बिना ऑफिशियली शुरू हुए लड़ी जाती हैं। ना टैंक्स दिखाई देते हैं, ना मिसाइल्स, ना स्पीचेस, बस एक साइलेंट मैसेज दिया जाता है। और 26/11 के बाद इंडिया ने शायद दुनिया को यही मैसेज दिया, हम भूलते नहीं हैं। लेकिन इस कहानी का अंत सिर्फ रिवेंज पर नहीं होता, क्योंकि 26/11 ने भारत को एक और बहुत बड़ा सबक दिया कि मॉडर्न दुनिया में एक छोटी सी चूक पूरे देश को हिला सकती है। और शायद इसी वजह से आज भी मुंबई के ताज होटल की दीवारों पर लगे बुलेट मार्क्स सिर्फ एक आतंकी हमले की याद नहीं है, वे रिमाइंडर हैं कि शांति कभी फ्री नहीं होती, उसकी कीमत हमेशा विजिलेंस से चुकानी पड़ती है। आज भी जब कोई सीएसटी स्टेशन से गुजरता है, जब कोई ताज होटल के सामने खड़ा होता है, या जब कोई 26 नवंबर की रात को याद करता है, तो सिर्फ दर्द याद नहीं आता, एक सवाल भी याद आता है, अगर फिर कभी ऐसा हुआ तो क्या हम तैयार हैं? और शायद यही सवाल 26/11 की सबसे बड़ी विरासत है, क्योंकि कंट्री सिर्फ वॉर से नहीं बदलती, कुछ घटनाएं पूरे राष्ट्र की सोच बदल देती हैं। और 26/11 भारत के लिए ऐसी ही एक घटना थी, एक ऐसी रात जिसने भारत को घायल भी किया और बदल भी दिया। और शायद उसी रात कहीं ना कहीं एक साइलेंट रिवेंज की कहानी भी शुरू हुई थी, जिसकी पूरी सच्चाई शायद सिर्फ वही लोग जानते हैं जो शैडोज में काम करते हैं।